एक छोटी-सी दो 2-4 चीज़ें और हैं जो मैं भी कहना चाहूँगा, तो मैं भी ज़रा 1-2 चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि कई बार जो हम सुनते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो क्या खाते थे? क्योंकि हम यही पता करना चाहते हैं ना कि भई एक्चुअल में हम क्या हैं? कि हम क्या ऐसा हम जो ह्यूमन्स हैं, उनकी जो नेचुरल डाइट है, वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि आस-पास अपने जितने भी जानवर वगैरह हैं, तो उन हर किसी की एक नेचुरल डाइट है। तो शेर है, तो शेर तो मांस ही खाएगा। उसको घास-वास नहीं खिला सकते, क्योंकि वो उसका जो बॉडी है वो बना ही उस तरह का है। अब हिरन है, हिरन को आप मांस नहीं खिला सकते, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरह से बनी हुई है। तो हर किसी की बॉडी जो है नेचर में आप देखो तो अलग-अलग तरह से बनी हुई है, और उस हिसाब से उसका फूड है, जिस तरह की उसकी बॉडी है उस तरह का वो फूड खाता है। तो यहाँ पर से सवाल कई बार उठता है, लोग कहते हैं कि भई हम जो हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हम नेचुरली क्या खाने के लिए बने हुए हैं? तो ये जो है सवाल, ये इसका जवाब जो है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर हम देखें नेचर में, तो नेचर में हमें 3 तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो हो गए जो कि वगैरह खाते हैं, घास-पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, और जो कार्निवोर्स हो गए जो कि मीट खाते हैं, किसी दूसरे जानवर को खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो कि दोनों खाते हैं। तो यहाँ पर जनरली अगर हम देखें, अपने जो एंसेस्टर्स की हिस्ट्री देखें, तो हमें पता चलेगा कि उनकी डाइट में नट्स भी थे, उनकी डाइट में फ्रूट्स भी थे, उनकी डाइट में मीट भी था। ये सारी चीज़ें हमें जो जितनी भी जो एंथ्रोपोलॉजिकल जितनी भी डिस्कवरीज़ हुई हैं, जितना भी पुराना जो हमने अपना इतिहास खंगाला है, अब हमारे पूर्वजों का, उस सब में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि ये सारी चीज़ें उनके डाइट का हिस्सा रही हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर हम देखें तो वो चीज़ हमें सबसे अलग बना देती है। हम मतलब पूरे जो जीव जगत में इस मामले में सबसे अलग हैं। और वो चीज़ ये है कि जो ह्यूमन्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नेचुरली ही जो मतलब नेचुरल जो ओरिजिन से जैसी आती हैं, उस तरह से नहीं खा सकते। जैसे बहुत सारी जो सब्जियाँ हैं, जो आप खाते हैं, आप उनको पकाए बिना नहीं खा सकते। आपको उनको पकाना पड़ता है। सिमिलरली जो नॉन-वेज है, जो मीट है, मीट को भी आप बिना पकाए नहीं खा सकते। जबकि जीव जगत में आप देखोगे तो वहाँ पकाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिसकी भी जो भी डाइट है वो नेचुरली जैसी मिलती है वो वैसी खाता है। लेकिन ह्यूमन्स के साथ ये है कि वो इन चीज़ों को पकाए बिना नहीं खा सकते। पकाए बिना अगर आप खाते हैं तो पाचन तंत्र है, वो इस तरह का नहीं है कि वो उन चीज़ों को पचा पाए। अगर आप कच्ची सब्जियाँ खाएँगे, ज़्यादा खाएँगे, कच्ची सब्जियाँ ही खाएँगे, मतलब या कच्चा मीट खाना शुरू कर देंगे, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा नहीं करेंगी और आपको बीमार भी कर देंगी। अभी एक बहुत अच्छा केस जो है अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में भी आया था। एक वीगन इन्फ्लुएंसर थी, और उसने ज़िद पकड़ ली थी कि मुझे जो है जो नेचुरल जो जैसे सोर्स से जैसी चीज़ें आती हैं, वैसी ही खानी है, मैं पका के भी नहीं खाऊँगी। तो पत्तियाँ हो गई या फूल या फल, सब्जियाँ वो कच्ची ही खाती थी। और बड़ा अनफॉर्च्यूनेटली हुआ क्या कि उसकी डेथ हो गई, और डेथ का रीज़न यही था कि वो अंडर नरिश थी। उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। और बहुत सारे जो हमारे वीगन भाई हैं, वो भी कई बार इस तरह के लॉजिक देते हैं कि भई आप देखो, हाथी तो घास ही खाता है, हाथी तो मांस नहीं खाता। देखो हाथी कितना तगड़ा होता है, सांड कितना तगड़ा होता है। इस तरह के रीज़न देते हैं। वो इस चीज़ को अ, भूल जाते हैं, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, इस चीज़ को स्टडी नहीं करते कि हर किसी का जो पाचन तंत्र है, वो अलग-अलग तरह का है। जो हाथी है या सांड है, उनके अंदर जो आप देखेंगे वो मेनली जो रूमिनेंट्स हैं, तो उनके अंदर रूमेन नाम का एक ऑर्गन होता है, जो कि जो घास पत्तियों से के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्युलोज़ होता है, उस सेल्युलोज़ को पचाने का काम करता है। उस सेल्युलोज़ को हम नहीं पचा सकते। आप अगर घास पत्तियाँ, ऐसे कच्ची सब्जियाँ ये सब खाने लगेंगे, तो आप उसमें से आपका जो पाचन तंत्र है, वो उसमें से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली, क्योंकि वो इस तरह का नहीं बना हुआ है। जो उसके अंदर जो सेल्युलोज़ है, उसको वो नहीं पचा सकता है, आपका जो सिस्टम है। जबकि उनका सिस्टम पचा सकता है, क्योंकि उनके पास रूमेन है। रूमेन के साथ-साथ उनके पास इस तरह के गट बैक्टीरियाज़ हैं, जो कि उन चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
और दूसरा एक चीज़ और है कि जितने भी आप ये घास चरने वाले जानवर देखें जिनको रूमिनेंट मैमल्स कहते हैं, तो जितने भी रूमिनेंट मैमल्स हैं, इनमें आप देखेंगे कि इनको दिन भर चरना पड़ता है, तभी इनकी न्यूट्रिशनल जो नीड है वो पूरी होती है। बहुत खाते हैं ये, इतना सारा आप खा भी नहीं सकता, क्योंकि आपका जो पेट है, आपका जो स्टमक है, उसका साइज बहुत छोटा है। आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप एक टाइम में फूड इनटेक कर सकते हो, और उसी में से जो एनर्जी जो जितनी भी मिलेगी उसको आपके जो स्टमक है उसको एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो आप उनसे तुलना नहीं करें कि भाई वो घास वास खा लेते हैं, पत्ती खा लेते हैं और इतने तगड़े होते हैं। भाई उनका सिस्टम अलग है, वो सिस्टम आपके पास नहीं है। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकालें, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने आज से लगभग शायद 50 लाख साल पहले, मे बी, मतलब अलग अलग आंकड़े हैं इसके, या कुछ कहते हैं 25 लाख साल पहले आग की खोज कर ली थी। इस टाइम पर उन्होंने आग की खोज कर ली थी, और शायद तभी से जो है पका हुआ खाना खाने की शुरुआत हो गई थी। और जो पके हुए खाने की वजह से, क्योंकि वो पका हुआ जो खाना होता है उसमें बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और इसीलिए वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है हमारे लिए। तो जो हम लंबे टाइम से ऐसा खाना खाते खाते हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इस हिसाब से ढल चुका है कि वो कच्चा फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। उसमें से उतनी एफिशिएंटली वो एनर्जी या अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हमें पका हुआ खाना ही खाना पड़ता है। तो इस मामले में हम पूरे जीव जगत से अलग हैं, क्योंकि कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाता और हम पका हुआ खाना खाते हैं। और हम जो है कच्चा खा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करता। तो ये यहाँ से एक चीज़ आ जाती है कि भाई इस मामले में हम अलग हैं, हम ओमनीवोर्स हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज ओमनीवोर्स थे और हम भी ओमनीवोर्स हैं, लेकिन ओमनीवोर्स में भी हम पका हुआ खाना ही खाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई क्या क्या खाना चाहिए, ऐसा क्या हम खाएं जो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहें, क्योंकि ये गोल है भाई। बाकी चीज़ें बाद में, कहते हैं ना, सबसे पहले जो अपनी हेल्थ है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर आती है, क्योंकि आप रहेंगे तो संसार है, आप ही नहीं रहोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो आपका रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपका रहना अगर ज़रूरी है तो आपको एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, और हेल्दी डाइट के अंदर कुछ एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि आपकी डाइट में होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि तीन तो जो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और बाकी बहुत सारे जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्ब्स है, प्रोटीन है एंड फैट है। कार्ब्स जो है वो आपकी इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। जितने भी ग्लूकोज़ है, सुक्रोज़ है, फ्रक्टोज़ है, ये सारी जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर में जाती हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। तो ये कार्ब्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कार्ब्स नहीं लोगे तो आपकी जो एनर्जी है शरीर को वो नहीं मिलेगी, और बहुत सारे शरीर की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, और ख़ासतौर पे जो हमारा ब्रेन है उसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हंग्री ऑर्गन है हमारा जो ब्रेन है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी नीड्स पूरी होने के लिए कार्ब्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के, कहें कि एक बनाने वाली जो मटेरियल है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है, उसमें ईंट होती है, उसमें सीमेंट है, रेता है, और भी तमाम चीज़ें हैं, कंक्रीट वगैरह, ये सब जो है उसको बनाने वाली चीज़ें। तो ऐसे ही जो हमारे शरीर में जो चीज़ें जो भी हम देखते हैं फिजिकली अपने शरीर में, उन सब चीज़ों को जो बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके, तो वो प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये नहीं हम लेंगे तो हमारे शरीर के जो सेल्स हैं उनको नए सेल्स का बनना या हेल्दी सेल्स का बनना कम हो जाएगा, और वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। फैट्स फैट्स जो है एक तरह से रिजर्वॉयर है, एक एनर्जी का रिजर्वॉयर है, जो कि हम जो भी एनर्जी है कुछ हम बचा के रखते हैं, क्योंकि एक एक तो इंस्टेंट एनर्जी, एक तो समझिए कि एक चालू खाता है, और एक ऐसा खाता है कि जो कि सेविंग वाला, जो एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो जो कार्ब्स है वो करंट अकाउंट है, जो कि लगातार चलता रहता है, और जो सेविंग अकाउंट है वो हमारा फैट्स है। क्योंकि जब हम कोई बहुत एनर्जी वाला काम कर रहे हैं, कोई मतलब रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई बहुत ऐसा फिजिकल लेबर वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय में क्या होगा कि जो हमारे जो कार्ब्स वाली जो एनर्जी है वो कुछ टाइम बाद चुक जाएगी, और उसके बाद जो शरीर है उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फैट से पूरी करेगा। या फिर कई बार हम ऐसी सिचुएशन में पहुंचे जहां पर कि हमें खाना नहीं मिला, पूरे दिन नहीं मिला, हो सकता है कई दिन ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो शरीर में जो स्टोर फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़रूरी हैं, और ये हमारे एक अच्छे बैलेंस प्रोपोर्शन में हमारी डाइट के अंदर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं,
ये भी बहुत एसेंशियल है और ये इनकी बहुत छोटी मात्रा की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये ना हो तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इनमें विटामिन्स हैं, बहुत सारे विटामिन्स हैं। आपको पता ही होगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो इन सारे विटामिन्स का बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, बट ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगा तो बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ हैं जो कि आपको हो सकती हैं। सिमिलरली बहुत सारे मिनरल्स मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सारे मिनरल्स हैं, ये भी हमारे शरीर को काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत छोटी क्वांटिटी चाहिए होती है, बट चाहिए होती है। अब जैसे कि आयरन है, तो जो हमारा जो हीमोग्लोबिन का जो सेल होता है, वो बिना आयरन के बन ही नहीं सकता है। तो आयरन उसके लिए चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब आयरन की कमी हो जाती है, तो जो डॉक्टर होता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर होता है वो आयरन की टैबलेट्स आपको लिखता है। क्योंकि बिना आयरन के आपका जो हीमोग्लोबिन का जो सेल है वो बन नहीं सकता है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें अगर हमारी डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे। अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन में अब अगर हम फूड की बात करें, तो यहाँ पर ना एक चीज़ आ जाती है कि भई बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आजकल जो एक वीगन का बड़ा ज़्यादा उनका एक अभियान टाइप का चल रहा है, और लोग आते हैं वो कहते हैं कि भई आपको वीगन डाइट ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें। तो प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि वो पूरी हो पा रही, नहीं हो पा रही। तो जब हम वीगन सोर्सेज़ के प्रोटीन पर प्रोटीन सोर्सेज़ पर नज़र डालते हैं वीगन सोर्सेज़ में, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो प्रोटीन ये जो जितने भी वीगन सोर्सेज़ हैं, ये प्रोटीन में थोड़ा-सा मार खा जाते हैं। क्योंकि बाकी चीज़ें तो इनमें मिल जाती हैं, कार्ब्स मिल जाएगा आपको, फैट भी मिल जाएगा। बट जो प्रोटीन का एक रिच सोर्स नहीं होता, जो प्लांट बेस्ड जितनी भी डाइट है, तो ये वहाँ यहाँ पर दिक्कत है। अब मेरे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे अगर आप 100 ग्राम दाल अगर बॉइल्ड लेते हैं, तो उसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम दाल अच्छी खासी होती है, और एक बार में 100 ग्राम दाल ही खा पाओगे आप। बहुत ज़्यादा आपका भुक्कड़ हो, बहुत ज़्यादा आपका पेट है, तो 200 ग्राम से ज़्यादा आप कतई नहीं खा पाओगे। तो ये आप देखें, और एक हेल्दी शरीर के लिए अगर आप कोई फिजिकल लेबर वगैरह नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, नॉर्मल एक आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तो भी आपको जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज़ कीजिए आपका बॉडी वेट 80 केजी है, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है। इतना आपको चाहिए ही चाहिए, ये मिनिमम है। और अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल लेबर वाला काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये जो रिक्वायरमेंट है, डबल हो जाती है। तो अगर 80 केजी आपका वेट है, तो फिर आपको 160 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। अभी सोर्सेज़ आपके सामने है स्क्रीन पर, अब आप देखें कि क्या जो वीगन सोर्सेज़ हैं, अगर हम उनसे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने जाएँ, तो ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबके प्रोटीन जितनी वैल्यू है, मैंने अपने सामने लिख दी है। तो इसको थोड़ा एक बार इस पर नज़र डाल लें, और कोशिश करें समझने की कि ये कितना आसान हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए अगर दाल की बात करें, लोग कहते हैं दाल में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, दाल भर खाओ आप, दाल से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। भई 100 ग्राम जो बॉइल्ड दाल है, उसमें 9 ग्राम प्रोटीन ही मिलता है। अगर आप कोई फिजिकल लेबर नहीं कर रहे हो, तो आपको, अगर आप 80 केजी आपका वेट है, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 80 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए कितनी दाल खाओगे आप? बट कुछ अदर सोर्सेज़ भी हैं, जैसे सोया चंक है, सोया चंक अगर आप बॉइल्ड लेते हैं, तो 17 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसी तरह पीनट्स हैं, पीनट्स अगर आप 100 ग्राम लेते हैं, तो 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। आलमंड्स हैं। बट इन सोर्सेज़ के साथ दिक्कत में ये है कि जैसे सोया है, सोया अगर बहुत ज़्यादा आप सोया कंज़्यूम करते हैं, तो उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो वो भी फिर आपको झेलने पड़ते हैं। सिमिलरली जो प्रोटीन है, सॉरी, पीनट्स हैं, पीनट्स के साथ में दिक्कत ये है कि भई 100 ग्राम पीनट्स, ये मतलब एक एक दिन में ही, मतलब इतना ही खा पाओगे आप, मैक्स टू मैक्स। इससे ज़्यादा आप खा नहीं पाओगे भाई पीनट्स। 100 ग्राम प्रोटीन, पीनट्स अच्छे खासी क्वांटिटी होती है पीनट्स की, इससे ज़्यादा खाओगे तो इसकी भी फिर आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। और दूसरी एक जो चीज़ है वीगन जो सोर्सेज़ हैं उनके साथ में, वो ये है कि ये जो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं माना जाता है। और वो क्यों नहीं माना जाता, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इससे पहले एक बार ज़रा नॉन एनिमल सोर्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब जैसे 100 ग्राम पनीर अगर आप लेते हो, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, और 100 ग्राम पनीर खाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे ही मज़े-मज़े में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सिमिलरली 100 ग्राम अगर एग एग आप खाते हो, तो आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है।
100 ग्राम चिकन आप खाते हो 27 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये लीन प्रोटीन होता है, मतलब इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं, फैट बहुत कम होता है, यानी आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है। जो कार्ब्स एंड फैट है वो आपको लिमिटेड क्वांटिटी मिल रहा है, जबकि जो वीगन सोर्सेज जितने प्रोटीन आते हैं उनके अंदर कार्ब्स भर भर के होता है। मतलब अगर आप उनसे अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो कार्ब्स का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा। बहुत सारा कार्ब्स आपको खाना पड़ेगा तब आपकी जो प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो बहुत सारे वो लोग जो कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो इसीलिए जो वीगन सोर्सेज वाले जो प्रोटीन होते हैं वो उससे बचना पड़ता है उनको, उसका कोई अल्टरनेट उन्हें खोजना पड़ता है, क्योंकि उनमें कार्ब्स बहुत होता है। अगर वो इतना ज़्यादा अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उससे पूरी करेंगे तो कार्ब्स इतना ज़्यादा जाएगा अंदर, तो जो मसल्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जो फैट की लेयर है वो चढ़ती रहेगी आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसी तरह फिश में आप देख सकते हैं, बीफ में आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो एनिमल सोर्सेज वाले प्रोटीन है ये कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है इनको। और उसकी वजह ये है कि इनके अंदर हमें अमीनो एसिड्स की सारी प्रोफाइल मिल जाती है। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमीनो एसिड्स एक्चुअल में जो प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, तो प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमीनो एसिड है। हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ते हैं, एक चेन में जोड़ते हैं। अलग अलग अमीनो एसिड्स की चेन होती है, उनको जोड़ते हैं, उस उससे वो जो चेन जो होती है वो फिर उससे प्रोटीन बनता है। तो लगभग 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है, और उसमें दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक एसेंशियल होते हैं और एक नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वाले अमीनो एसिड्स वो हैं जो कि हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता, वो आपको बाहर किसी सोर्स से ही लेना पड़ेगा। नॉन एसेंशियल ऐसे हैं कि अगर चलो आपने नहीं भी लिया तो वो जोड़ तोड़ के उनको शरीर अपना बना लेगा। अब एसेंशियल वालों में दिक्कत, इनके साथ में दिक्कत ये आती है कि अगर आप वीगन सोर्स को पकड़ के चलते हो तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बहुत कम है। आ, क्योंकि अगर आप दालों की बात करो तो दाल में कोई एक, अगर आप दाल खाते हो तो उसके अंदर आपको पूरी अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। मतलब जो एसेंशियल वाले जितने भी मैंने आपको इधर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे अमीनो एसिड्स आपको एक दाल के अंदर नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा आपको डिफरेंट सोर्सेज को मिक्स करना पड़ेगा, बहुत सारी दालों को मिक्स करके अगर आप खाएंगे तब जाकर आपका वो पूरा होगा, अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा होगा। और उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट बीन्स ट्राई करने पड़ेंगे। कभी सोया खाओगे, कभी आप बीन खाओगे, कभी डिफरेंट मिक्स करके दाल खाओगे, तो डिफरेंट आप कभी कई बार आपको नट्स खाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। थोड़ा मुश्किल है, बट अगर मेहनत करोगे तो ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, कर भी सकते हो आप। लेकिन ये है कि जो एनिमल सोर्स वाला है वो ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने एक चीज़ से ही आपकी सारी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो आपको पूरी मिल जाती है, आपको एक ही जगह पर। आपको उसके लिए अलग अलग इधर उधर नहीं भागना पड़ता है। मतलब किसी एक दुकान पर गए और एक चीज़ आपने खरीदी और उस एक चीज़ से आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और वीगन सोर्स में क्या है, आपको इस दुकान पर जाना पड़ेगा, उस दुकान पर जाना पड़ेगा, तो अलग अलग इधर उधर भाग भूग के हो जाएगी, वहाँ भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट ये दिक्कत आती है। दूसरी एक दिक्कत है कि जो एनिमल प्रोटीन होता है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। एनिमल प्रोटीन 90% तक एब्जॉर्प्शन है उसका। आप खाओगे तो 90% जो प्रोटीन है, मान लो आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया तो उसमें से 90 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को मिल जाएगा। लेकिन जो प्लांट वाला सोर्स है, प्लांट वाले सोर्स से अगर आप लेते हो तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 60 to 70% ही है बस। यानी अगर आपने 100 ग्राम लिया, आप तो सोच रहे हो मैंने 100 ग्राम ले लिया, लेकिन जो आपकी बॉडी उसमें से एब्जॉर्ब कर पाएगी वो 60 to 70% ही कर पाएगी। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी दिक्कतों को देखते तो एक वीगन डाइट को मेंटेन करना, और ख़ास तौर पर अगर आप कोई फिजिकल वर्कआउट वगैरह करते हो या फिजिकल लेबर का काम करते हो, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि इसको कैसे पूरा करा जाए। क्योंकि भाई हर कोई, किसी की डाइट इतनी नहीं होती, बहुत हर किसी की अलग अलग डाइट होती है। कोई भाई 3 रोटी खा पाता है, कोई ऐसा होता है 10 रोटी भी खा जाता है। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग डाइट है। डाइट अगर किसी की ज़्यादा है तो वही वीगन सोर्स से पूरा कर सकता है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा खा लेगा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन दिक्कत है, मतलब इतना ईजी नहीं है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो मेहनत करो, अगर आप चाह ठान ही लो कि भाई मेरे को ऐसा करना ही है तो कर भी सकते हो। अब ये सारी चीज़ें बात करने का जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़ है, और ये 2022 की न्यूज़ है, और उसमें ये बता रहे हैं कि जो 90% लोग हैं इंडिया के,
उनको अपनी डाइट में जो डाइटरी प्रोटीन है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, और 80% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती। जो डेली डेली इतनी रिक्वायरमेंट है उनको प्रोटीन की, उतना सफिशिएंट प्रोटीन वो नहीं लेते हैं। और उसके बहुत सारे रीज़न है, उसका केवल एक रीज़न नहीं है कि वो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं सिर्फ इस वजह से ऐसा है। उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा जो फूड कल्चर है, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, वो खाना ही कुछ इस तरह का है कि उसमें अगर आप भले प्लांट सोर्स से खाएँ आप, मतलब वीगन सोर्स, अगर आप वीगन हैं तो भी, और अगर आप नॉन वीगन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, तो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। उसका रीज़न जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम जिस तरह का खाना खाते हैं, इंडियन जो फूड है, वो बेसिकली करी बेस्ड फूड होता है हमारा। जितनी भी जो हम जिस चीज़ें बनाते हैं, कोई जो सब्ज़ी हमारे बनती है, वो करी बेस्ड होती है। दाल भी जो हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है उसको बॉइल्ड करिए और बॉयल करके उसको बिल्कुल ऐसे ही खा लिया हमने सूखा, ऐसा नहीं खाते हम उसको, बिल्कुल एकदम तरी टाइप की बना देते हैं दाल की। तो उसमें क्या होता है कि पानी ज़्यादा हो गया आपका, जो प्रोटीन है उसमें कम हो गया। आप एक कटोरी अगर दाल पीते हो, तो जैसे वो आप तो सोच रहे हो कि मैं ये एक कटोरी है दैट मीन 100 ग्राम दाल पीगा, 100 ग्राम नहीं पिया आपने, क्योंकि उसमें पानी भी है बहुत सारा। तो आपकी जो इमेजिन भी अगर आप करोगे, चलो मेरे को इसको 5-6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा होगा, तो वो 5-6 ग्राम भी प्रोटीन वहाँ से नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि उसमें दुनिया भर का तो पानी मिला हुआ है। सिमिलरली जो नॉन वेज भी खाते हैं वो भी तरी बेस्ड होता है। उसमें भी जो मीट के जो पीसेज हैं, वो कुछ थोड़े से होते हैं और बाकी जो तरी होती है। और आदमी सोच रहा है कि मैं नॉन वेज खा रहा हूँ तो मेरी तो जो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो नहीं होती पूरी, क्योंकि हमारा जो खाना है वो खाना ही गलत है। हमें नॉलेज ही नहीं है कि एक सही जो बैलेंस्ड फूड है वो हमें किस तरह से लेना चाहिए। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी, जो भारतीय हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, इवन तो कि वो चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि जो कल्चर है हमारा, फूड कल्चर, उसी में ही लोचा है, वही गड़बड़ है। तो ये भी एक वजह है। और उसमें भी फिर आप अगर वीगन हो जाते हो तो फिर आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। इसी तरह B12 डेफिशिएंसी, ये भी जो है एक तरह से एंडेमिक के स्तर पर है हमारे इंडिया के अंदर। और उसका रीज़न ये है कि जो B12 है वो हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, हमारी बॉडी उसको बना नहीं पाती। और जो वीगन सोर्सेज होते हैं उसमें तो होता ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो होता है, वहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं होता है। जो नॉन वेज खाते हैं उनका थोड़ा बहुत भले जो है उनको मिल जाए, लेकिन उनको भी सफिशिएंट इसलिए मिलता है क्योंकि वही जो हमारा जो खाना है वो करी बेस्ड है, और उसमें जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये भी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर। और उसका रीज़न भी ये है क्योंकि जो विटामिन डी है वो या तो सनलाइट से आपको मिल सकता है, सनलाइट में अगर आपका काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हो तो वहाँ से पूरा हो सकता है। लेकिन अब चूंकि भारत एक गर्म देश है, यहाँ पर जो 8 महीने होते हैं वो गर्मी के होते हैं, और गर्मी भी कड़ाके की पड़ती है, और धूप में एक्सपोज करना अपने आप को लंबे समय तक, थोड़े बहुत में काम नहीं चलता। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई 10 मिनट धूप में बैठो, 10 मिनट से नहीं पूरा होगा आपका। आपको कम से कम अगर आप मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग वाले अगर सन में, क्योंकि दोपहर के सन में तो भूल जाएं, वहाँ तो गर्मी इतनी होगी कि आप जाएंगे नहीं। मॉर्निंग के सन में भी अगर आप कपड़े वगैरह आपको, मतलब अगर आप शॉर्ट में रहें और ऊपर भी जो है कुछ ऐसा हल्का ऐसा पहने कि आपकी ज़्यादातर बॉडी एक्सपोज हो, तो भी कम से कम 1 घंटे अगर आप बैठेंगे, तब आप डेली वो भी, तब आपकी जो विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकती हैं। या फिर ये है कि आप जो है, क्योंकि जो मीट वगैरह होता है उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, और जितने भी वीगन सोर्स है उनमें प्रेजेंट नहीं होता, या फिर वहाँ से पूरी हो सकती है। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं सामने, तो कुल मिलाकर कहना ये है कि फूड जो है एक बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें कोई डाइट चुननी चाहिए। और आपको लगता है कि आप वीगन रहकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप वीगन रहें, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा ही है एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन अगर ये सब चीज़ों की कमी है, और इसीलिए मुझे कहा कि मतलब ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। लोगों को पता नहीं होती, लोग क्योंकि जो वीगन होते हैं वो एक अलग ही तरह के अपने ही कहें कि एक कम्युनिटी में, एक अपने ही ग्रुप में के अंदर रहते हैं, और ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर पूरी तरह से सही नहीं पहुँचती है। एक तरह से बाइस्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि उनका जो पर्पज़ है वो सिर्फ़ यही है कि किसी तरह से जो वीगन
निज़म है, इसका प्रचार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीगन हों, तो वो उसी तरह के फैक्ट्स जो हैं वहाँ पर प्रेज़ेंट किए जाते हैं, जिस तरह की वो अपनी एक कम्युनिटी में रहते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको कंसीडर करने चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी डाइट को चुनें, और इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। बहुत से लोग आके कहते हैं कि भई मैं तो इतने टाइम से वीगन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जितनी भी मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, कि जो भी ये जो आपकी प्रोटीन की कमी हो, या बी12 की कमी हो, या विटामिन डी की कमी हो, ये आपको अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 साल आप वीगन रहे और आपको 1 साल के अंदर पता चल जाएगा। हो सकता है 10 साल भी आपको पता ना चले, लेकिन धीरे-धीरे अंदर से आपका शरीर खोखला होता जाएगा। जैसे विटामिन डी की अगर आपके अंदर से कमी है, तो ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो जाएगा। आप कोई अगर मेहनत वाला काम नहीं कर रहे, डेली आपका ऐसा ही हिसाब-किताब है कि घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, आपको कुछ ऐसा ख़ास पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर-अंदर आपकी जो हड्डियाँ हैं, वो खोखली होती जाएँगी। और कल को पता चला कि आप कहीं से हल्का-फुल्का आप कहीं गिरे या कुछ हुआ, आपकी पता चला कि बोन वहाँ से क्रैक हो गई। सिमिलरली जो बी12 है, बी12 का तो बहुत खतरनाक इफ़ेक्ट होता है, अगर बी12 अगर कम हो जाता है, और लेकिन वो भी आपको 1 दिन में नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि आपको 10 साल भी पता ना चले, लेकिन जब पता चलेगा तो फिर ऐसा पता चलेगा कि आपको नानी याद दिला देगा। क्योंकि जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स के ऊपर जो एक सुरक्षा कवच होता है, वो उसके बनने के लिए बी12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो धीरे-धीरे जब वीक होता है, तो जो नर्व्स हैं, उनके अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा एक दर्द होना शुरू हो जाएगा आपको कहीं किसी शरीर के हिस्से पर, बहुत भयंकर दर्द होगा, और वो किसी भी तरह से जाएगा नहीं। या और भी कई बार हाथ-पैर, जैसे किसी का पैर का अंगूठा सुन्न हो जाता है, या कोई हाथ की किसी कोई उँगली सुन्न हो गई, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बी12 की कमी से होती हैं। तुरंत नहीं होगी, दसियों साल तक आप ऐसे ही ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन जब होगी तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी आपको। तो ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, और इसमें भी मैं कहूँगा कि हर किसी का शरीर अलग होता है। हो सकता है कि किसी को 10 साल भी ना हो, 15 साल भी काट ले, 20 साल भी काट ले, लेकिन इससे अगर कोई कहे कि भई देखो मैं 10 साल से वीगन हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो वो ये ना समझे कि अगर उसे कुछ नहीं हुआ, तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। हर किसी का शरीर अलग-अलग है, हर हर किसी के पास एक अपनी यूनिक मशीन है, फूड को प्रोसेस करने की, और इसलिए ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, ये आप इस चीज़ को समझ कर चलें, तो ही अच्छा है। वरना तो जो है आप अपनी बहादुरी के चक्कर में दूसरों की लाइफ़ जो है खतरे में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सोच के चलें, तो ही ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन डेफ़िशिएंसी कितनी ज़्यादा है, विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी, बी12 की डेफ़िशिएंसी, विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी, तो ये सब चीज़ें हैं, और इसके साथ-साथ माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। इंडिया के अंदर 100 करोड़ जो लोग हैं, वो हेल्दी फूड को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूट्रिशन जो है लग्ज़री है यहाँ पर, और ऐसी स्थिति में अगर कोई आकर वीगनिज़्म का प्रचार करता है, तो मैं समझता हूँ कि मतलब वो कहें कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि मातम पसरा हुआ है, वहाँ पर आकर वो फ़िल्म के टिकट बेच रहा है। ये इस तरह की ये वाली स्थिति है, कि सोचिए कि मतलब जो 100 करोड़ लोग हैं हमारे देश के अंदर, वो एक हेल्दी फूड को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और ये बात फ़ैक्ट है। आप खुद देखें अपने आस-पास जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, आप देखें कि कितना वो जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, उनको खा पाते हैं। कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हो पाती हैं, न्यूट्रिशनल और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी पूरी हो पाती हैं। नहीं पूरी हो पाती हैं लोगों की। बहुत सारे परिवार हैं, दाल-चावल ही पर ही गुज़ारा कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से बस दाल-चावल बन गए, या और थोड़ा बहुत 1-2 सब्ज़ी, इस तरह से उनका काम चल रहा है। गरीबी इतनी ज़्यादा है। तो ऐसे में किसी तरह से उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों, ये पहला हमारा गोल होना चाहिए। ना कि ये कि हम जो है एक वीगनिज़्म का यहाँ पर डंका बजाना शुरू कर दें। और उसमें भी जो वीगनिज़्म जो इंडिया का है, मैंने आपको बताया कि उसमें एक हुँ, मतलब इनबिल्ट एक वो चीज़ है कि दूसरों से नफ़रत है फूड को लेकर, कि आप चूँकि पर्टिकुलर एक टाइप का फूड खा रहे हो, तो इसीलिए हम जो है आपसे नफ़रत करते हैं, कि आप क्योंकि आप ये गलत कर रहे हो। आप वो ऐसा मानते हैं कि आप जो है एनिमल क्रूएल्टी में योगदान दे रहे हो, या फिर एक शुद्धतावाद है कि भई आप नॉन-वेज खा रहे हो, तो फिर हम आपसे आपके साथ में बैठ के नहीं खा सकते, हम आपके घर में खाना नहीं खाएँगे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा है। तो एक जो मिलिटेंट वीगनिज़्म है, और या फिर ये जो विभाजनकारी जो इस तरह का जो वीगनिज़्म है, ये ही इस तरह की जो चीज़ें देखने में आती हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जो ये अभियान है, ये पटरी से उतर चुका है। और दूसरी एक चीज़ और है,
जो वीगनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, और वेस्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए है, और वहाँ पर ये सक्सेस भी है, और इसलिए सक्सेस है क्योंकि वहाँ पर आप देखें तो उनकी जो उनका जो एनर्जी कंजम्पशन है, मतलब जो उनका टोटल हर चीज़ का कंजम्पशन आप देखें तो इंडिया के मुकाबले कई गुना है। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, फिर चाहे वो एनर्जी हो या नेचुरल रिसोर्सेज हों, या फिर इवन मीट हो, उसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन है वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर कुछ लोग इसको अपनाते हैं, वीगनिज्म की तरफ आते हैं, और वो रिच भी हैं, हमसे काफ़ी रिच हैं, तो इस चीज़ को अफोर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वीगन डाइट से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने चाहेंगे तो वो आपको महंगा पड़ने वाला है। तो ये उस वहाँ के कॉन्सेप्ट को आप उठाकर यहाँ पर ला रहे हैं, लेकिन आपको पहले यहाँ का जो सूरत हाल है, यहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको पहले आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भई वो चीज़ वहाँ की यहाँ पर फिट भी हो रही कि नहीं हो रही। और दूसरा, वहाँ पर क्या है कि वो जब ओवर कंजम्पशन है तो वो क्या करते हैं, जो बहुत सारी जो ऐसी फसलें उगाते हैं जो कि जिनको फीडिंग क्रॉप्स बोलते हैं, जो कि जानवरों को खिलाने के लिए उगाई जाती हैं खासतौर पर। जबकि आप इंडिया की आप देखें, कितनी फीडिंग क्रॉप्स उगाता है, थोड़ी बहुत उगती है। ज़्यादातर जो होता है कि जो फूड वेस्ट होता है हमारा बचा हुआ, जो भूसा होता है, जो गेहूँ है, गेहूँ कट जाता है, गेहूँ हम अपने खाने में ले लेते हैं, जो भूसा होता है उसका वो पशुओं के लिए चला जाता है। सिमिलरली और भी बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, जो कि जिनको कि एज अ फूड वेस्ट जो है होता है, वो अपने पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं। जो यहाँ पर जो फीडिंग क्रॉप्स हैं, बहुत वहाँ के कंपैरिजन में बहुत कम उगाई जाती हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा वेस्ट है, उस वेस्ट को भी हम अपने खाने लायक फूड में बदल देते हैं इसके ज़रिए। और इसी तरह बहुत सारे और भी देश हैं जहाँ पर कि मतलब ऐसी ज़मीन ही नहीं है कि जहाँ पर आप कोई खेती-वेती या कुछ ऐसी फसल उगा सकते हो। तो वहाँ पर लेकिन घास उगती है, तो घासों में वो बकरियाँ वगैरह चराकर उस घास से फूड पैदा कर लेते हैं, अपने खाने लायक फूड पैदा कर लेते हैं। सिमिलरली बहुत सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं, इंडिया में भी हमारा बहुत बड़ी कोस्ट बेल्ट है हमारे पास में। तो वहाँ पर भी आप देखें कि वो जो वहाँ का जो मछली जो होती है वहाँ पर समुद्र से जो पकड़ के लाते हैं, वो खाते हैं। तो उससे भी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ से पूरी हो रही हैं। तो अगर एक अगर आप सबको वीगन बनाने पर जोर देंगे, तो ये भी जो है एनवायरनमेंट पे लेटर ऑन जोर डालेगा, और खास तौर पर वहाँ पर अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं है रिसोर्सेज का, कंपेयर टू वेस्ट, इंडिया की अगर हम बात करें, और यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उतना फिट नहीं होता, लेकिन बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप करें। अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। बट इसको लेकर नफ़रत ना पालें, एक श्रेष्ठतावाद ना लाएँ अपने अंदर कि भई हम वीगन हो गए तो हम कुछ श्रेष्ठ हो गए, लोगों से कुछ ऊपर हो गए। वही ये तो फिर वही वही वाली बात हो जाएगी ना, एक तरह का जातिवाद हो गया कि हम वीगन हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए, बाकी सारे शूद्र हो गए। ये चीज़ ना लाएँ अपने अंदर। और फूड को लेकर किसी भी तरह का कोई डिवाइड ना पैदा करें कि भई कोई क्या खाता है, उसकी वजह से आप उसके साथ उठने-बैठने से परहेज़ करें। ये एक बहुत गलत बात है, और इसका एक अभी लेटेस्ट आप देखें कि यूपी के अंदर जो अभी कांवड़ सीजन चल रहा है, कांवड़ सीजन में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया है, ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि जितने भी कांवड़ यात्रा में जितने भी फूड स्टॉल्स हैं या ढाबे वगैरह हैं, उन पर आपको उसको प्रोपराइटर को, अपना मालिक को अपना नाम लिखना पड़ेगा। आप सोचें कि कितना ये एक विभाजनकारी अ, आदेश है सरकार का। इस तरह का डिवाइड ये पैदा करना चाह रहे हैं हमारे अंदर कि साफ इससे पता चलता है कि मतलब वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि पता चल जाए कि ये जो है किसका है। क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली आप किसी भी ढाबे में जाके बैठ के खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि ये पता चले कि जो ढाबा है, जो चला रहा है, जो मालिक, वो कौन है मालिक? ताकि फिर आप ये फैसला ले सकें कि आपको वहाँ पे खाना है, नहीं खाना है। तो ये देखिए खाने को लेकर क्या-क्या पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर चल रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि हमें अपनी तरफ से योगदान ना देकर, हम एक समावेशी कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हमारा जो देश है, विविधताओं वाला देश है, और ऐसे विविधताओं वाले देश में इस तरह की विभाजनकारी अगर बातें होती हैं, कोई भी हो, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। हमें एक ऐसी बात करनी चाहिए जो कि सबको मिलकर साथ लेकर चले, जिससे सब में आपस में प्यार बढ़े। तो दोस्तों यही कहना है, बाकी लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, तो जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं इस विषय पर, तो वो जुड़कर रख सकते हैं। लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप लोग उस पर क्लिक करके इस डिबेट में जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो पहले मैं कहूँगा कि उन लोगों को मौका दें, जो कि पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। बाकी जो अपने हमारे साथी हैं, वो थोड़ा बाद में जुड़ें और उनसे भी बात करेंगे।
जी सौरभ जी, कुछ कहना चाहेंगे सर इस विषय में? सर बहुत बहुत बढ़िया सर। आपने जो वो लेडी का एग्जाम्पल बताया कि उसने मतलब कट्टरता में अपनी जान गंवा दी, वेगन ही बनूंगी, वो तो मतलब जी। उस उसे तो सुधर जाना चाहिए। और ये वेगन या वेज नॉन वेज, अरे खाना क्यों खाते हो भाई? पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। बस इससे ऊपर काय को दिमाग मारी करनी है सर उसमें इन लोगों को। अब और अगर कोई देखो किसी के पास कोई अच्छा मॉडल है तो बिल्कुल आए। ये कहने से बेहतर कि नॉन वेज खराब है, वेज खराब है, वेगन अच्छा है, वेगन बुरा है, एक अल्टरनेटिव दे दे कि ये आपकी, ये अगर किसी की नीड है तो ये ऐसे ऐसे कंप्लीट हो सकती है इसी बजट में, या जो आपकी कंडीशन है उनको मीट करते हुए, तो अच्छा बिल्कुल। होगा।